नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे खबरों में बढ़ेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलती है तो रावण का जिक्र जरूर करती है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री में रावण जैसा अहंकार है और अहंकार हारता जरूर है। तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री की तुलना हनुमान से कर रही है। विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे बच्चे मोदी जी के कारण बच्चे। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार है उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा। राजनीति में जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ती है तो प्रभु श्री राम, हनुमान और रावण का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी अपने चुनावी प्रचार में पीएम मोदी की तुलना हनुमान से कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना में अपने संबोधन में जनता को कहा कि जैसे हनुमान ने संजीवनी बूटी देकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, ठीक ऐसे ही पीएम मोदी ने कोरोना के काले दौर में वैक्सीन लाकर देश की जनता के प्राण बचाए हैं। लक्ष्मण जी कभी हनुमान जी को भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? उनके प्राण बचाने का काम किसने किया था? तो आप मैं मान के चलता हूँ, यहाँ सब राम लक्ष्मण बैठे हैं। आपके सबके हाथ में भी टीका लगा है। लगा के नहीं लगा हाथ में टीका? सबके प्राण किसने बचाए? हाथ खड़े करके बताओ जिनको टीका लगाओ। एक भी आदमी बताओ जो बगैर टीके के है? कोई है क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता को मोदी का हनुमान बनने को कहा है और कहा कि इस चुनाव में पीएम मोदी को वोट देकर कांग्रेस की लंका में आग लगा दे। 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। सही कह रहे हैं? 30 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है। कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगा। इधर कांग्रेस भी अपनी बयानबाजी में पीछे नहीं हटती। बीते दिन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। और अब हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के भाषण में रावण जैसा अहंकार झलकता है। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है। तो अहंकार हमेशा हारता है। जीतू पटवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री में रावण जैसा अहंकार है और अहंकार हमेशा हारता है। अब लोकसभा के इस चुनावी रण में हार और जीत का फैसला तो जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद पूरी बीजेपी एकजुट हो चुकी है। राहुल ने कहा था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। जैसे ही इस बयान ने सुर्खियां बटोरी, फौरन बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया और कहा कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस जंग की शुरुआत राहुल गांधी के इस बयान से हुई, जिसमें वो बीजेपी पर संविधान बदलने और सत्ता में आने के बाद आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने फौरन अपनी सफाई दी।
पार्टी ने राहुल के इस बयान को निराधार बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राहुल का बयान जनता को गुमराह करने वाला है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, गरीबों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, ये समाजवादी पार्टी जिनकी गोद में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के बारे में और विशेष करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में उनकी जो मंशा रही है वो मंशा अब देश के लोगों के सामने आ गई है। कांग्रेस ने 2 रास्ते आजादी के बाद से ही तय किए थे, उसमें तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समाज के प्रति उनका दुराव का जो दुर्लक्ष्य था। लेकिन तुष्टीकरण के बारे में तो देश समझ रहा था, लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने वो बातें आई हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ शुरू से ही आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। दरअसल कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक पुराने बयान को उछालकर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक पुराने वीडियो में वो आरक्षण खत्म करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। पुराना वीडियो वायरल होते ही खुद आचार्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, ये हमारा प्रेमबल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के सारे नेता बड़ी मेरे भाषण की तारीफ करते थे और कहते थे वाह क्या बात है। और है ना, सभी नेताओं ने मुझे फ़ोन कर करके, राहुल गांधी जी खुद हरिद्वार आए थे और मैंने उनकी गंगा आरती कराई थी। आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर छिड़ी इस बहस पर बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है कि अगर पार्टी वाकई आरक्षण खत्म करना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। पार्टी का कहना है कि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सोमवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी जा रहे हैं। अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कितना खास है सीएम मोहन का अमेठी जाना, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में तो जमकर चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। इतना ही नहीं, हर एक सीट पर उन्होंने प्रत्याशियों का नामांकन भी करवाया है। तो वहीं अब एमपी के अलावा देश के तमाम राज्यों से सीएम मोहन यादव की खूब डिमांड हो रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव अब यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी जा रहे हैं। सीएम यहां से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। 29 अप्रैल को सीएम मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव भोपाल से सुबह 8:15 पर रवाना होंगे और 10:15 पर अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगे। यहां से सीएम बीजेपी कार्यालय से रोड शो की शुरुआत करेंगे और नामांकन से पहले आम सभा को संबोधित भी करेंगे। सभा के बाद सीएम मोहन यादव स्मृति ईरानी के साथ नामांकन में शामिल होंगे। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने काफी पहले ही स्मृति ईरानी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोट से हराया था। हालांकि इस बार कांग्रेस की तरफ से क्या राहुल गांधी दोबारा मैदान में होंगे, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी यहां जमकर प्रचार कर रही हैं और अब उनके नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होने के लिए अमेठी पहुंच रहे हैं। अमेठी में सीएम मोहन यादव का जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्मृति ईरानी यहां पर खूब प्रचार कर रही हैं। अब सीएम मोहन यादव का नामांकन में शामिल होना बीजेपी को यहां जातीय समीकरण से लेकर सियासी गणित में मजबूत बनाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी सभा कर रहे हैं और ऐसे में वो अमेठी पहुंचेंगे और स्मृति ईरानी के लिए चुनावी सभा करेंगे। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेजी से जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने देवास के किलोदा गांव में गरीब कुम्हारों और उनके परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान उनसे पानी रखने के लिए मिट्टी का जग भी खरीदा है उन्होंने। जब कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन के लिए पैसे लेने से मना कर दिया तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मनाया और पैसे लेने के लिए कहा, जिसके बाद कुम्हार भी मान गए और उनसे पैसे ले लिए। तो आपको ये खबर बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव है देश में और लगातार जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी सभी चुनावी मैदान में हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। विदिशा में वो गए और कुम्हारों से मिले, उनसे वोट की अपील की और एक जग भी उन्होंने खरीदा इस दौरान, लेकिन कुम्हारों ने पैसा लेने से मना कर दिया। फिर शिवराज सिंह ने उन्हें मनाया और उन्हें पैसे भी दिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। एमपी में 2 फेज में कम वोटिंग के बाद चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग चले बूथ की ओर अभियान चलाएगा और 1 से 7 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी और पहले फेज में 8%, दूसरे फेज में 9% कम मतदान हुआ। इसको लेकर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। बीजेपी ने भी कम वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है, सभी पार्टियां जो है लगातार मंथन कर रही हैं कि किस तरीके से वोटरों को मतदान केंद्र तक लेकर जाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन मोड में चुनाव आयोग है क्योंकि पहले और दूसरे फेज में चुनाव प्रतिशत में कमी आई। इसको लेकर चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में आ गया है। चले बूथ की ओर अभियान भी शुरू होगा 1 मई से 7 मई तक ये अभियान चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करके जो कमियां हैं वो भी जानने के लिए रिपोर्ट्स मांगे कलेक्टर से और साथ ही साथ हर बूथ पर बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए भी यहां कलेक्टर्स को कहा गया है। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है कि किस तरह जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो।
अगली खबर मंडला से बता दें, मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार सिंह मरकाम ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। इसी को लेकर विस्तार न्यूज ने ओंकार सिंह मरकाम से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है बल्कि बीजेपी का कम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडला की जनता ने वोट दे दिया है, जीत कांग्रेस की ही होगी। इसके अलावा मरकाम ने जोबट में हुए बलात्कार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। हमारे साथ मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम जी हैं, बात कर लेते हैं। सर, चुनाव तो हो गया लेकिन वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी गिरावट देखी गई मंडला में। वोटिंग परसेंटेज हमारा बहुत अच्छा है। जो वोट परसेंटेज कम हुई है वो भाजपा की कम हुई है। शहरी क्षेत्र में भाजपा के मतदाता मतदान करने में रुचि नहीं दिखाए हैं, वो परसेंटेज भाजपा की कम है। विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते आपके सामने थे, आपने जीत हासिल की। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि कांग्रेस की हमको सांसद बनाना है। ये जनता की आवाज़ है। सांसद बन रहे हैं आप? जनता का निर्णय सिरोधार, जनता ने निर्णय लिया, उसके साथ हम काम करना है। अभी आने वाले चरणों में भी कई ऐसे सीटें हैं जहां पर आदिवासी बहुल सीटें हैं, चुनाव होना है। क्या स्ट्रेटजी है, खासतौर पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? आप आदिवासियों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। देखिए, हमको हमारे लोगों को सच्चाई को बताना है कि जिस तरह से भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते ही नहीं हैं। बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, डायरिया से 2 बच्चों की मौत और परिजन ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। परिजन ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूषित पानी पीने से डायरिया के शिकार हुए हैं कई रहवासी। तो बुरहानपुर से खबर हमने आपको बताई थी कि 150 से 200 लोग डायरिया के शिकार हो गए दूषित पानी पीने की वजह से। पहले एक बच्चे की मौत की खबर थी, अब 2 बच्चे की मौत हो गई है डायरिया की वजह से। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है, डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर अव्यवस्था है जिला अस्पताल में, अच्छे से देखरेख नहीं हो पा रही है मरीजों की, जिसकी वजह से 2 बच्चे की मौत हो गई है। और परिजन ने वहां पर जमकर हंगामा किया है। दूषित पानी पीने का शिकार हुए थे ये लोग और 150 से लेकर 200 तक लोग ऐसे हैं जो इस दौरान बीमार पड़ गए, डायरिया का शिकार हो गए और 2 बच्चे की मौत हुई, जिसको लेकर परिजन जिला अस्पताल में जमकर हंगामा करते नजर आए। और साथ ही साथ अव्यवस्था को लेकर उन्होंने डॉक्टरों पर और जिला अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। और इस पूरी खबर पर फोन कॉल पर हमारे साथ जुड़ गए मोसिम तड़वी। मोसिम, 2 बच्चे की मौत हो गई डायरिया की वजह से, जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि अव्यवस्था है जिला अस्पताल में, क्या कुछ अपडेट? किसी तकनीकी खराबी की वजह से मौसम तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको ये खबर बताएं बुरहानपुर से, जहां डायरिया से 2 बच्चे की मौत हो गई है। 150 से 200 लोग इसका शिकार हो गए डायरिया का दूषित पानी पीने की वजह से और 2 बच्चे की मौत भी हो गई है। परिजन अव्यवस्था बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में अव्यवस्था है, जिसकी वजह से बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, देखभाल अच्छे से नहीं की गई डॉक्टर्स की तरफ से और इस वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और दूषित पानी पीने से डायरिया का यहाँ पर लोग शिकार हुए हैं। हाँ, बच्चे को 1.5 साल का बच्चा था। अभी डायरिया केस जो चल रहा है नागझिरी में, सुबह बच्चे को लेकर आए, इन्होंने पर्ची कटवाई, डॉक्टर को बोला एडमिट करो, इन लोगों ने एडमिट नहीं किया और घर पे भेज दिया बच्चे को। अभी वो बच्चे को लेकर आए, सर बच्चा अभी बचा नहीं हुआ। अब इसका कौन जिम्मेदार है? डॉक्टरों को। कितने साल का बच्चा कमाई मिल रही है क्या? 1.5 साल का बच्चा। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने भाई शालिग्राम के चलते विवादों में घिर गए हैं। शालिग्राम पर मारपीट का आरोप लगा है। मामला छतरपुर के मुंगवारी टोल प्लाजा का है, जहां टोल पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई और उनके साथियों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और इस घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया है। पुलिस ने शालिग्राम समेत 12 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। तो बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक बार फिर वो अपने भाई शालिग्राम को लेकर विवादों में हैं और शालिग्राम जो उनका भाई है उन पर मारपीट का आरोप लगा है। टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप, जिसमें एक कर्मचारी जो है वो घायल भी हुआ है। बहस करने लगे, हुटर बजा रहे थे। किसी लड़के ने कहा था सर हुटर बंद कर लो, आप ड्यूटी पे नहीं हो, बारात में जा रहे थे,
शादी में जा रहे थे सब लोग, इसी चक्कर में बहस हो गई। सारे जो मिला सब डंडे उखाड़ फाड़ मारा, सब जो भी मिला। कल रात में एक घटना हुई है, कुछ लोगों के द्वारा टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना हुई है, जिसके संबंध में उनके शिकायत देने पर एफआईआर दर्ज हुई है और विवेचना आगे की जाएगी। 3 उसमें ज्ञात आरोपी हैं और कुछ अज्ञात आरोपी हैं, जिनकी शिनाख्त की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर दतिया से। दतिया के पंडोखर धाम में पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज के सानिध्य में चल रहे महोत्सव में कंबल बाबा ने बागेश्वर सरकार को चुनौती दी है। कंबल बाबा ने बागेश्वर सरकार को पंडोखर धाम आकर पर्चा बनाने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 10 में से 8 सही जवाब देने पर वो सोने के मुकुट और चांदी का सिंहासन इनाम में देंगे। बागेश्वर बाबा को भी यहाँ आमंत्रण करता हूँ कि दुनिया को तुम बोलते हो पर्चा निकालो, मैं पर्चा निकालूं। अगर पर्चा निकालते हो तो तुम्हारे लिए जितने भी पर्चा निकाल दे 10 प्रश्न है और उसमें से कोई 8 का जवाब दे दे, उसको 1.25 किलो सोने का मुकुट, 81 किलो सोने का अपने चांदी का सिंहासन और 11 लाख रुपया उसको इनाम दिया जाएगा। मैं यहाँ से मन से मैं आमंत्रण देता हूँ बागेश्वर सरकार को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।